क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 18 परिसंचरण तंत्र एवं देह तरल सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड्स इस चैप्टर का नाम है, जिसमें आज हम ब्लड के बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है परिसंचरण तंत्र एवं देह तरल, आप जानते हैं कि सभी जीवित कोशिकाओं में निरंतर ऑक्सीजन, पोषण एवं अन्य उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ऊतकों के सुचारू रूप से कार्य करने के निमित्त वांछित होता है। सरलता से इन पदार्थों के आदान प्रदान परिवहन के लिए सर्वाधिक सामान्य तरल पदार्थ रुधिर सभी उच्च प्राणियों एवं मानव में उपस्थित होता है। रुधिर के अलावा लसिका भी एक अन्य शरीर द्रव है जो कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन का दायित्व पूरा करता है। परिवहन से तात्पर्य परिसंचरण अर्थात सर्कुलेशन से है। इसके सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए एक विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। इस तंत्र में भ्रमण करने हेतु रुधिर होता है, जिसे शरीर के समस्त भागों में पंप करने के निमित्त संकुचनशील रुधिर वाहिनियाँ या हृदय उपस्थित होता है। शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीकृत रुधिर संचरित करने हेतु धमनी तंत्र तथा अशुद्ध रुधिर एकत्रित कर वापस हृदय तक शुद्धिकरण हेतु लाने के लिए शिरा तंत्र सम्मिलित होता है। आइए जानते हैं इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात जो जाननी है वह है ब्लड के बारे में। रुधिर क्या होता है, रुधिर की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में समझना बहुत आवश्यक होता है। रुधिर हृदय और रुधिर वाहिनियों के अंदर पूरे शरीर में निरंतर भ्रमण करता है और रुधिर शरीर के कुल भार का लगभग 7% से 8% होता है। इस प्रकार 70 किलो भार वाले पुरुष के शरीर में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर तथा महिलाओं में रुधिर की मात्रा 4.5 से 5 लीटर होती है। अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं अर्थात मेटाजोआ में अपृष्ठवंशियों और पृष्ठवंशियों में रुधिर लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा सा श्यानता 4.7, जल से भार में अधिक घनत्व 1.04 से 1.07, स्वाद में नमकीन सा, अपारदर्शी तथा हल्का सा क्षारीय स्वभाव अर्थात पीएच मान 7.3 से 7.5 का होता है। यदि रुधिर हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में होकर संपूर्ण शरीर में लगातार घूमता रहता है, अर्थात इसके लिए संपूर्ण शरीर में रुधिर वाहिनियों का एक जाल सा बिछा होता है। रुधिर वाहिनियाँ मोटी अथवा पतली तथा रुधिर वितरण व रुधिर संग्रह के लिए विशेषीकृत होती हैं और रुधिर शरीर के भार का लगभग 8% होता है। महिलाओं में रुधिर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। रुधिर का अध्ययन बायोलॉजी की ब्रांच हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात हम रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। रुधिर एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणी मेसोडर्म से होती है और इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित पदार्थ जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं उपस्थित होते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। अगर हम रुधिर को सेंट्रीफ्यूज में मशीन में सेंट्रीफ्यूजिएशन करते हैं तो रुधिर के सारे पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं, सबसे ऊपर की तरफ हल्का पीले रंग का जो द्रव है उसे प्लाज्मा कहते हैं और ये प्लाज्मा की मात्रा लगभग 55 से 60% होती है। इस प्लाज्मा में वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल और गैसेस पाई जाती हैं। उसके नीचे थोड़ी सी मात्रा में लगभग 1% प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं तथा सबसे नीचे और सबसे अधिक मात्रा में लगभग 44% आरबीसीज उपस्थित होती हैं। अर्थात ब्लड में सबसे अधिक मात्रा प्लाज्मा की होती है जो लगभग 55 से 60% और शेष भाग जो होता है वह संगठित पदार्थों का होता है जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं और इसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। सबसे पहले हमें समझना है प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा के बारे में जैसा कि आपको बताया है कि प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है और इसमें 90 से 92% पानी और शेष मात्रा 8% तक प्रोटीन, शर्करा, वसा तथा अकार्बनिक लवणों की पाई जाती है। इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलेंस, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और इनका निर्माण यकृत कोशिकाओं में होता है। एल्बुमिन रुधिर प्रोटीनों में सबसे छोटी प्रोटीन होती है और ग्लोबुलेंस प्रतिरक्षी प्रोटीन है जो कि टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट करती है तथा शरीर के संक्रमण से रक्षा भी करती है। अतः इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन में सबसे बड़े अणु होते हैं। इनकी आवश्यकता रुधिर के ब्लड क्लॉटिंग के समय होती है। इसके अलावा प्लाज्मा में पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, विटामिन्स ये सभी पाए जाते हैं जिन्हें शरीर कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार रुधिर से लेती रहती हैं। इसमें से ग्लूकोज ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है और प्रति 100 ml रुधिर में 80 से 120 ml ग्लूकोज पाया जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं और यदि घट जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। रुधिर वसा मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है। रुधिर में जो वसा होती है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 100 ml रुधिर में लगभग 150 से 230 या औसतन 200 मिलीग्राम होती है। लेकिन यदि रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इससे ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर तथा कोरोनरी बीमारियां या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा रुधिर में एंटीकोगुलेंट्स भी उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में अल्प मात्रा में हिपैरिन नामक जो है प्रतिस्कंद या एंटीकोगुलेंट्स होता है। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड होता है जिसका निर्माण लीवर की मास्ट कोशिकाओं से होता है। यह रुधिर कोशिकाओं में बह रहे रुधिर का थक्का बनने से रोकने का काम करता है। इसके अलावा रुधिर में हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स आप जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं जो रुधिर द्वारा सारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि उत्सर्जी पदार्थ भी रुधिर द्वारा उत्सर्जी अंगों तक पहुंचते रहते हैं। इसके अलावा रक्षा पदार्थ के रूप में एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी
या एंटीजन पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में तमाम सारे अकार्बनिक लवण भी उपस्थित होते हैं। ये आयन या विद्युत अपघट्ट के रूप में पाए जाते हैं। प्रमुख अकार्बनिक पदार्थ सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक, कोबाल्ट, फास्फेट, सल्फेट, ये सब उपस्थित होते हैं और ये रुधिर का पीएच एवं परासरण दाब को मेंटेन करने में सहायता पहुंचाते हैं। जबकि संगठित पदार्थों के अंतर्गत लगभग ये रुधिर का 45% भाग बनाते हैं और इसके अंतर्गत आरबीसी, जिन्हें हम लाल रुधिर कणिकाएँ या टेक्निकली इनको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, श्वेताणु, जिन्हें हम टेक्निकल रूप से ल्यूकोसाइट कहते हैं, तथा प्लेटलेट्स, जिन्हें हम टेक्निकली थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेल टाइप लिखा हुआ है, नंबर पर मिलीमीटर क्यूब यानी घन मीटर ऑफ ब्लड, और इनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इरिथ्रोसाइट, जिन्हें आरबीसी कहा जाता है। इनकी संख्या 5 से 6 मिलियन होती है और इनका जो कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 5 से 10,000 होती है और ये हमारे शरीर में डिफेंस एंड इम्यूनिटी का कार्य करती हैं, प्रतिरक्षा के रूप में उपस्थित होती हैं। और ल्यूकोसाइट्स बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिन्हें हम बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट के नाम से जानते हैं। अब तीसरा जो पार्ट होता है वो है प्लेटलेट्स का। इनकी संख्या 2.5 लाख से 4 लाख औसतन होती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से जब ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो सेंट्रीफ्यूज ब्लड सैंपल में हमें प्लाज्मा ऊपरी भाग में इकट्ठा होता है, जो लगभग 55% होता है। शेष जो है 45% भाग में ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, जिसे आप अलग अलग तरीके से इस चार्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसके बाद फिर आता है एक एक कणिकाओं के बारे में विशेष जानकारी करना, अर्थात सबसे पहले बात करते हैं इरिथ्रोसाइट की, जिन्हें हम लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इनके बारे में विशेष जानकारी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे ब्लड का लगभग ये जो कणिकाएं होती हैं, इनका लगभग ये 95% अकेले होती हैं, क्योंकि इनकी संख्या आपने देखा कि 50 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। एक सामान्य वयस्क पुरुष के प्रति घन मीटर रुधिर में लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख आरबीसी होती हैं। इसे हम टोटल आरबीसी काउंट कहते हैं। मनुष्य के आरबीसी का व्यास 7 से 8 मिली माइक्रोन होता है और ये बाई कॉन्वेक्स यानी उभयतल आकार की यानी तस्तरी या डिस्क जैसी तथा केंद्रक विहीन होती हैं। आरबीसी के बारे में आपने देखा कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। आकार आपने देखा कि उभयतल होता है और ये लगभग 95% होते हैं। और आरबीसी में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। आरबीसी के लिए फोलिक एसिड और B12 अनिवार्य होता है। आवश्यकता से अधिक रुधिर आरबीसी का संचय प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। उसके बाद आता है इरिथ्रोपोइसिस क्या होती है। तो जो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया है, इसे हम इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं।
इसके लिए फोलिक एसिड और विटामिन B12 जरूरी होता है। अतः इनमें से किसी भी पदार्थ की कमी आरबीसी के निर्माण की दर को घटा देते हैं और जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है और आवश्यकता से अधिक आरबीसी जो होती हैं वो स्प्लीन में एकत्रित होती हैं। मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन से 125 दिन का ही होता है। अशक्त लाल रुधिर कणिकाओं का विखंडन स्प्लीन, लीवर और अस्थिमज्जा की महीनतम रुधिर केशिकाओं से गुजरते समय होता है। इसलिए हम प्लीहा को रुधिर का कब्रिस्तान यानी ग्रेव यार्ड के नाम से जानते हैं। ग्रेव यार्ड कहा जाता है स्प्लीन को। लाल रुधिर कणिकाएँ लगभग 90% शुष्क भार हीमोग्लोबिन का ही होता है और हीमोग्लोबिन एक संयुक्त गोलाकार प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन एक जटिल हीम प्रोटीन है जिसमें पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएँ होती हैं, 2 अल्फा श्रृंखलाएँ, 2 बीटा श्रृंखलाएँ हीम से जुड़ी रहती हैं और प्रत्येक बीटा श्रृंखला 144 अमीनो अम्लों से और अल्फा श्रृंखला 141 अमीनो अम्लों से बनी होती है। हीमोग्लोबिन के पोरफायरिन वलय में आयरन उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संवहन के अलावा कुछ मात्रा में CO2 का भी संवहन करता है। CO2 संवहन के लिए लाल रुधिर कणिकाओं में एक विशेष एंजाइम जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं पाया जाता है और एक सामान्य व्यक्ति में प्रति 100 ml रुधिर में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो 14 से 15 ग्राम होना चाहिए। दूसरा आता है श्वेताणु या श्वेत रुधिर कणिकाएँ जिन ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहलाती हैं, अर्थात ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन इनमें केंद्रक और कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और न ही कोशिकांग पाए जाते हैं। आरबीसी की संख्या की तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है और ये 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इस संख्या को हम टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट के नाम से जानते हैं। जब रुधिर में इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है और ऐसा जब कोई संक्रामक रोग होता है उस दौरान इनकी संख्या में अत्यधिक कमी हो जाती है। जब अत्यधिक कमी हो जाती है तो इसको ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। और अत्यधिक हो जाती है तो ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। अत्यधिक तभी होती है जब कोई संक्रामक रोग होता है। इससे अंदाज़ा लग जाता है कि ल्यूकोसाइट की संख्या इनकी वास्तविक संख्या से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब कोई आपको संक्रामक रोग हो चुका है। इसे डॉक्टर आसानी से पहचान लेते हैं। ये अवस्था सामान्यतः फोलिक एसिड की कमी या एड्स विषाणु के संक्रमण के कारण होती है, जब ल्यूकोसाइट की संख्या बहुत अधिक घट जाती है, जिसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ल्यूकोसाइट का जीवन काल अल्प होता है। इनका जीवन काल ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन का होता है। ल्यूकोसाइट गोलाकार या अनियमित आकार की होती हैं, अपना आकार परिवर्तन करने में भी सक्षम होती हैं, जैसे कि अमीबाव गति करती हैं। ये एंटीजन एवं रोगाणु का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर सकती हैं। इसीलिए इन्हें हम शरीर की सुरक्षा कोशिकाएं या डिफेंस सेल के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट के निर्माण को हम ल्यूकोपाइसिस कहते हैं और इनके निर्माण लचका लिम्फ नोड या थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन और रेड बोन मैरो में होता है। ल्यूकोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलर या कणिकामय, दूसरी एग्रेनुलर या कणिका विहीन। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, इनके जीवद्रव्य में कणिकाएँ उपस्थित होती हैं। इनका केंद्रक अनियमित आकार का होता है, इसीलिए इन्हें हम पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं।
इसके बाद फिर इन्हें कई भागों में बांट सकते हैं। पहला है इओसिनोफिल्स, इनको हम एसिडोफिल के नाम से भी जानते हैं। ये बड़े आकार की कणिकाएं होती हैं और प्रति घन मिलीलीटर रुधिर में इनकी संख्या 300 से 400 तक होती है। इस शरीर में एलर्जी, प्रतिरक्षण और अतिसंवेदनशीलता में मुख्य रूप से सहायता करती हैं। दूसरी बेसोफिल्स होती हैं। प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 30 से लेकर 200 तक होती है और इनके जीवदम में मांस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो हिपेरिन और सीरोटोनिन तथा हिस्टामिन का स्राव करती हैं और ये एलर्जी संबंधी क्रियाओं जैसे कि इन्फ्लेमेशन में सहायक होती हैं। अगली आती न्यूट्रोफिल्स, इनको हम हेट्रोफिल्स भी कहते हैं और प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 4000 से 5000 तक होती है और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जिसकी सहायता से जीवाणुओं का पाचन करती हैं, अर्थात इनकी प्रकृति भक्षी होती है। फिर आता है कणिका विहीन ल्यूकोसाइट, इनके जीवदम में कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इन्हें मोनोलाकुलर श्वेत रुधिर या रुधिराणु के नाम से जानते हैं और ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की ल्यूकोसाइट होती हैं और इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर 1500 से 2500 तक होती है, जबकि मोनोसाइट्स संख्या में कम होते हैं। प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 200 से 800 तक होती है और ये फाइगोसाइटोसिस द्वारा जीवाणु का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करती हैं। तीसरा प्लेटलेट्स होता है जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये प्लेट के समान बाइकॉन्वेक्स और कॉन्ट्रैक्टाइल तथा केंद्रक विहीन रुधिराण होते हैं और इनका जीवन काल मात्र 2 से 5 दिनों का ही होता है। बहुत ज़्यादा तो 7 दिन तक ये जीवित रह सकते हैं। रुधिर में इनकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्रति घन मिलीमीटर तक होती है और ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थों का श्रावण भी करती हैं जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने यानी स्कंदन में सहायक होता है। अब प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण रुधिर का स्कंदन विकृत हो जाता है तथा शरीर में अधिक रुधिर स्राव होने लगता है। आप इस टेबल के माध्यम से इनका पूरा डिटेल देख सकते हैं। रेड ब्लड कार्पसेल्स जिनको इर्थोसाइट्स कहते हैं, इनकी संख्या 4 मिलियन से 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब यानी पर घन मीटर होती है और इनका जो कार्य है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है और ये सोर्स इनका रेड बोन मैरो है, अर्थात अस्थिमज्जा में बनती हैं और इनमें वाटर 90 से 92% होता है और इनका कार्य है मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स और इनका सोर्स एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। इधर RBC के बारे में आपने देखा। RBC यानी एर्थोसाइट्स, इनकी संख्या 4 मिलियन टू 6 मिलियन और इनका कार्य ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जो इनका आकार होता है वो 7 से 8 मिली माइक्रोन डायमीटर होता है। ब्राइट रेड कलर की होती हैं या डार्क पर्पल कह सकते हैं, बाई कॉन्केव डिस्क लाइक, और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। सोर्स इनका वहाँ है। वाइट ब्लड की बात करते हैं जिनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये 5000 से 11000 प्रति घन मीटर ब्लड में होती हैं और इनका फंक्शन जो होता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। इनमें ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिनके नाम न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और फिर ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट के अंतर्गत मोनोसाइट्स आते हैं।
इसके बाद फिर प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जिनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। 1.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मीटर मिलीमीटर ब्लड में होती हैं और ये 2 से 4 मिली माइक्रोन डायमीटर की होती हैं, डिस्क शेप्ड होती हैं। इनमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद ये भी रेड बोन मैरो में ही बनती हैं। इधर प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में आप देखिएगा इसमें 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर होता है। मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स और सोर्स एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% होती है। प्रमुख प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन होता है। और इनका काम क्या होता है? एल्बुमिन का मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ग्लोबुलिन्स ट्रांसपोर्ट एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और फाइब्रिनोजन का काम कोगुलेशन में होता है। इसके अलावा साल्ट्स लेस देन 1% प्लाज्मा में होते हैं और मेंटेन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका काम सेलुलर रेस्पिरेशन, इन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और लंग टिश्यूज। न्यूक्लियस न्यूट्रिएंट्स में लिपिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स फूड फॉर सेल्स होते हैं और एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिक एसिड और यूरिया, ये एक्सक्रीशन बाय किडनी और लीवर का अदर में हार्मोन्स और विटामिन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में ऐड होते हैं और इनका फंक्शन वैरिड है। इस तरह से एक शॉर्टकट टेबल के माध्यम से आपने प्लाज्मा और ब्लड के फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल की, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद फिर रुधिर के कार्यों की बात कर ली जाए तो रुधिर के कार्य आप सभी जानते हैं कि तरल होने के कारण रुधिर बहुत प्रकार के पदार्थों का संवहन करता है। पहला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। आप जानते हैं कि रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतकों तक और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। यह क्रिया आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन करता है। दूसरा, खाद्य पदार्थों का संवहन। छोटी आंत से पचित खाद्य पदार्थ रुधिर प्लाज्मा में आते हैं और यकृत में पहुंचाए जाते हैं। रुधिर के द्वारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, विटामिन, खनिज और जल का परिसंचरण होता है। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। रुधिर तंत्र की कोशिकाएं बहुत से उपापचयी अवशिष्ट पदार्थों तथा विषैले पदार्थों को, जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं, उत्सर्जन के लिए वृक्क तक पहुंचते हैं। उत्सर्जी पदार्थ वृक्क के अलावा त्वचा, फेफड़ों और छोटी आंत तक भी पहुंचाए जाते हैं, जिससे उन्हें तुरंत शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। टेम्परेचर नियंत्रण में परिसंचरण तंत्र ऊष्मा का नियत स्थानों पर वितरण कर ताप को स्थिर रखता है। ये ऊष्मा को गहरे ऊतक से विसरित कर त्वचा तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा रसायन संतुलन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को रुधिर तंत्र के द्वारा ही कार्यस्थल तक पहुंचाया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ शरीर में उपापचय, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं या नियमित करते हैं। जल तथा पीएच का संतुलन। रुधिर में जल का स्तर स्थिर रहता है क्योंकि जल का निरंतर कोशिका अथवा ऊतक तथा रुधिर वाहिनियों में विनिमय होता रहता है। इसके अलावा रक्षात्मक कवच। रुधिर तंत्र में मिलने वाले WBC तथा अन्य घटक संक्रमण के समय एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन बनाते हैं, जो बाहरी तत्वों तथा एंटीजन से शरीर की रक्षा करता है। इस प्रकार से आपने आज ब्लड के बारे में देखा कि ब्लड या बॉडी फ्लूइड, ब्लड को हम 2 भागों में बांट सकते थे, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा लगभग 55 से 60% और रुधिराणु 45 से 50%। मुख्य रूप से प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45% होते हैं। रुधिराणुओं में आपने लाल रुधिराणु यानी एर्थोसाइट्स, जिनकी संख्या 45 से 50 लाख, श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स, जिनकी संख्या 5000 से 9000 पर ml, और रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, जिनकी संख्या 2.5 लाख पर ml होती है। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं में आपने
ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट को देखा। ग्रैनुलोसाइट में इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जबकि ए ग्रैनुलोसाइट के अंतर्गत लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आते हैं। इस प्रकार से आज आपने रुधिर के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की और इसके अलावा रुधिर के प्रमुख कार्य क्या होते हैं इनके बारे में भी जानकारी हासिल की। आगे के वीडियो के माध्यम से हम ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।